हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। तो देखो, ये उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी, जिसे बोलते हैं यूपीपीसीएस। और जो उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, चाहे वो आरओ एआरओ का है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस के जितने भी मेंस प्री के एग्ज़ाम्स हैं उनकी डिटेल्स है दोस्तों, उनके पी/क्यूज़ हैं। और हम आज वॉल्यूम 3 की बात कर रहे हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं, करीब 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, जो करीब उसमें से 60% क्वेश्चन आपके दोस्तों 60% के आसपास क्या होता है, जो रिवाइज क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है? रिवाइज होते हैं, जो प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो इसको मिस मत कीजिएगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आरओ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन उत्तराखंड पीसीएस है और भी अदर एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इनको तुम आरएनडी करके, इसके साथ इंजीनियरिंग करके आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो कि जितने भी ऑप्शंस में ऑप्शन दिए हुए हैं, जितने भी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, उनके बारे में भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, जिससे आप इजी गोइंग क्वेश्चन को हिट कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये पी/क्यूज़ हैं, बहुत सारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सारे पी/क्यूज़ एक जगह पे एसिमुलेट कर दिए गए हैं। समझ रहे हैं? तो मिस मत कीजिएगा, मिस करेंगे तो एग्ज़ाम मिस हो सकता है। सो प्लीज़ बने रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ये आपका प्यार है, तो बनाते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो ये बायो वाले चैप्टर से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बायोलॉजी का, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डिफरेंट ब्रांचेज और सब ब्रांचेज की बात हो रही है बायोलॉजी में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो जूलॉजी है, यानी जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। देखो, ऑप्शन भी डायरेक्ट दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो, चाहो तो आप इनको लिख भी सकते हो, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। तो जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि क्या जीवित और मृत वनस्पति दोनों, या जीवित व मृत जानवर दोनों। तो वनस्पति नहीं आता है। देखो, कन्फ्यूजिंग तो होता ही है। तो जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है जूलॉजी के अंडर में दोस्तों। सो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका राइट है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के ही जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति उसमें नहीं आती। और जंतु विज्ञान का जो जनक है, उन्हें अरस्तु को बोला जाता है, यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू सक्सीड इन योर एग्जाम्स। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है विटीकल्चर। विटीकल्चर किसे कहते हैं? विटीकल्चर जाना जाता है। विटीकल्चर दोस्तों अंगूर की खेती की जो होता है, अंगूर की खेती की जाती है, उसको विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहता है? विटीकल्चर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं घुसेंगे। ठीक, ये यूपी कानून, देखो यूपी कानून को एग्जाम 2015 में आया क्वेश्चन, तो देख रहे हैं आप, सारे एग्जाम्स को एक जगह एसेम्बलेट किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक मैकेनिकलिंग का के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसे दोस्तों, ये काफ़ी जगह आया हुआ क्वेश्चन है, उससे बोलते हैं यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे? यूजेनिक्स। यानी कि जिसमें आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उससे बोलते हैं यूजेनिक्स। ठीक है, इसका प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे गल्टन, उन्होंने किया था 1883 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्हें फ्रांसिस के, उनका नाम था गल्टन। ठीक है, क्या नाम था? फ्रांसिस गल्टन। उन्होंने 1883 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्पेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं, यानी हर्पेटोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? देखो, हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचर का, हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बैक्टीरियोलॉजी में दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी हर्पेटोलॉजी की ही एक उप ब्रांच है, सब ब्रांच है, जिसमें सिर्फ उभयचर का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बैक्टीरियोलॉजी में दोस्तों। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जंतु विज्ञान की वह शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? भाई बहुत सिंपल है, इसे बोलते हैं जीव परिस्थितिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं जीव पारिस्थितिकी। ठीक, जीव विज्ञान नाम दिया गया, किसने दिया इसको? ये जीव विज्ञान जो नाम दिया, ये दिया दोस्तों लैमार्क ने। किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क जो है फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, और
ट्रेविरेनस जो थे जर्मनी के वैज्ञानिक, उन्होंने जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम दिया था 1801 में। ठीक है। डार्विन ने जो उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और लिनियस ने द्विनाम पद्धति को क्या किया, प्रतिपादित किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है। और इन्हें लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, लिनियस का दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा, देखो यूपीपीसीएस प्री का एक ऑप्शनल है जो जिसमें आया 1997 में। तो जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी ओपेरन ने। ठीक है। क्योंकि जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ओपेरन ने 1924 में प्रस्तुत की थी। मिलर ने इसे सिद्ध किया कि प्राकृतिक जो चयन है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत डार्विन ने दिया था। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका मत डार्विन ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ो कि वृद्धावस्था में एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन, उसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन उसे कहलाता है जरा विज्ञान, दैट इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। ठीक। अर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर रोग के संदर्भ, ये ऑन्कोलॉजी में क्या है, कैंसर रोग से संबंधित। वहीं टेरेंटोलॉजी के अंतर्गत, ये जो टेरेटोलॉजी है इसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों अप्राकृतिक रूप से हुए मानव अंगों के विकास का अध्ययन, यानी कि नेचुरल तरीके से वो नहीं होते हैं, अननेचुरल तरीके से जो मानव अंग विकसित हो जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है टेरेटोलॉजी में। समझ गए होंगे आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 ये यहाँ तक था, एक चैप्टर आपका खत्म। दूसरा है जीव एवं जीवधारियों का वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से, ये देखो क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से मीन यानी कि फिश कौन सी है। तो देखो क्रे, सिल्वर, कटल, फ्लाइंग फिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो फ्लाइंग फिश को क्या बोला जाता है, मीन फिश बोला जाता है। यानी कि फ्लाइंग फिश ही एक ऐसी फिश है जो इन सब में एक मछली है। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। जो कटल फिश है एक प्रकार का मोलस्क होती है, यानी कि जो कटल फिश ये वाली है ये मोलस्क संघ का जीव है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता था। और क्रे फिश स्वच्छ जल में पाए जाने वाला एक केकड़ा है दोस्तों। क्या है, केकड़ा, क्रे फिश। देख रहे हैं आप, सारे ऑप्शन इसमें हैं, ये आपके एग्जाम को एनहेंस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि 3 कोष्ठी वाला हृदय पाया जाता है उभयचर में। उभयचर जैसे मेढक जो पृथ्वी और पानी दोनों पर रह सकते हैं, उभयचरों में। उभयचर वर्ग जो है पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव विज्ञान वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों की बीच की श्रेणी है। जो पानी और सरीसृप यानी कि पृथ्वी पर रह सकते हैं उनके बीच की श्रेणी है, तो उन्हें उभयचर कहते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जल तथा कुछ जल एवं थल दोनों प्रकार रहते हैं। ये अनियत तापी होते हैं, यानी कि ये क्या है, अनियत तापी जंतु हैं जो कि क्या है, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। उभयचरों के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं, इनमें 2 नसाद्वार होते हैं, यानी नस के, जो मुख का द्वारा फेफड़ों से संबंध रहते हैं। हृदय 3 कोष्ठीय होता है, इनमें विशेष प्रकार के मध्यकर्ण पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स दोस्तों कीटों में पाए जाते हैं। फिरोमोन्स जो है कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ कीट मैथुन हेतु क्या करते हैं, मैथुन हेतु संगम साथी को, यानी कि अपने जो साथी है उनका जो कपल है उसको आकर्षित करने के लिए फिरोमोन्स मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। समझ रहे हैं आप। भोजन, जैसे कुछ कीट अपने साथियों को संकट या भोजन स्रोत, यानी जो भोजन का सोर्स है उसकी सूचना देने के लिए, जैसे चींटियाँ देखा होगा, एक कतार में चलने के बाद फिर बाद में एक लंबी कतार बना लेती हैं, सारी चींटियाँ वहीं पहुँच जाती हैं। वो क्या करती हैं, एक वाष्पशील हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड फिरोमोन्स रिलीज करती हैं चींटियाँ भी दोस्तों। ठीक है। तो क्या करते हैं, वो भोजन स्रोत की सूचना देने हेतु जेरेलियन नामक फिरोमोन्स मुक्त करते हैं। स्तनियों में स्त्रियों के योनि स्राव में फिरोमोन्स का कार्य करने वाला हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों। ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। कौन सा कीट नहीं है, देखो मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट वर्ग के जंतु में उड़ने के लिए 1 या 2 जोड़ी पंख विंग्स होते हैं, जैसे खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, शरीर की जू आदि कीट वर्ग में आते हैं। कीटों में 6 पैर पाए जाते हैं जबकि मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, इसलिए मकड़ी क्या है, कीट नहीं है दोस्तों।
समझ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कितने टाइम्स आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्या है ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है RO PCS वगैरह में। तो आपको लगाना है क्या है, कूट है, कौन कौन से हैं, उभयचर, सरीसृप, मत्स्य, पक्षी। तो देखो सबसे पहले आए दोस्तों 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आए मत्स्य मछली, फिर आया उभयचर, फिर आए सरीसृप, फिर आए पक्षी। तो ये हो गया सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सी जो है इसका राइट है। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ये क्या है, ये इसके विकास का या क्रोनोलॉजी का एक क्रम है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाने वाली कीट बच्ची मछली है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो है नामक कीट बच्ची मछली का प्रयोग मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मृत जीव या हाइड्रेला पौधे होते हैं। अतः जहाँ पर भी मच्छरों के अंडे या लार्वा दिखाई दें वहाँ पानी में गैम्बूसिया मछली को छोड़ देने पर मलेरिया नामक रोग की रोकथाम में मदद मिलती है। समझ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्टोपस है दोस्तों। ऑक्टोपस है एक मोलस्क संघ का प्राणी, मृदुकवची जीव है। यह एक सिफ्लोपाइड मोलस्क है, 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। यह मोलस्क संघ का समुद्री प्राणी है और इसे डेविल फिश भी कहते हैं। मानव सदृश लघुतम कपी है, सबसे छोटा जो कपी है वो दोस्तों वह है गिबन। मानव की तरह दिखने वाला लघुतम कपी है गिबन। यह कपी भारत में पाया जाता है। गिबन हीन कपी की श्रेणी में आता है, जबकि शेष बड़े आकार की महाकपी की श्रेणी में, चाहे चिंपैंजी है, औरंगुटान, गोरिल्ला वगैरह वगैरह। ठीक है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, यह स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल क्या है, दांत वालियों में सबसे एक बड़ी है, विशालतम है। ठीक है। वयस्क नर का औसतन लंबाई 16 मीटर यानी 52 फीट तक होती है। ठीक, यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है, एंडेंजर्ड प्रजाति है। इसका जो वजन 35 से 45 टन तक हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, दैट इज कॉल्ड व्हेल शार्क, बी इज द राइट आंसर। यह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18.5 मीटर और वजन इतना टन हो सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 11, एक मीन है। देखिए ये ऊपर भी आया हुआ क्वेश्चन है। जो फ्लाइंग फिश है इसको मीन बोला जाता है। फ्लाइंग फिश एक प्रकार की मछली है जो हवा में उड़ सकती है। इस मछली को एक्सोसोइटाइड परिवार की समुद्री मछली है। यह मछलियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो ओशियंस हैं वहाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है दोस्तों, यह समुद्री घोड़ा को वास्तविक रूप से मछली बोला जाता है। ठीक है, समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली की प्रजाति के अंतर्गत आने वाला भारतीय एवं अटलांटिक महासागर की एक बौनी यानी अस्थिर मछली है। जबकि स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश आदि क्या हैं, ये असत्य मछलियाँ हैं। ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आने वाले समुद्री जीव हैं, मछलियाँ नहीं हैं। तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, ये रीछ होता है दोस्तों। जो भालू गली में दिखाते हैं वो रीछ होते हैं। भालू या रीछ जिसका वैज्ञानिक नाम है अर्सिडियाई, यह वनस्पति और मांस दोनों का सेवन करता है भालू दोस्तों। यह अकेला रहना पसंद करता है और जनन के लिए मादा के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। क्या है, स्क्विड। यह सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव स्क्विड होता है। कोरल यानी कि मूंगा तथा जेलीफिश आदि सभी समुद्री यानी जलीय जीव हैं। ऑक्टोपस भी एक अकशेरुकी जीव है जो 12 से 14 मीटर तक और अधिक लंबा हो सकता है। अकशेरुकी प्राणी उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता, यानी कि बोन मैरो, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है, और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित हो सकता है। समझ रहे हैं आप। निम्नलिखित में किसमें पित्ताशय नहीं होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर नहीं होता है। ये चूहे में नहीं होता है दोस्तों। किसमें, चूहे में नहीं होता है। चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है और यकृत यानी कि लिवर में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। चूहे के अतिरिक्त घोड़े तथा हिरन में भी पित्ताशय नहीं होता है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चूहे के साथ साथ घोड़े तथा हिरन में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ये छिपकली में नहीं होते हैं दोस्तों। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसका लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, ये होता है मेढक में। मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है।
इनमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। ये श्वसन क्लोमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा करते हैं। इनकी हृदय 3 वेश में होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक एवं सर्प। मेढक एवं सर्प युग ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। इन्हें पोइक्लोथर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? दोस्तों चमगादड़ नहीं आता है। चमगादड़, शेर, बंदर, चूहा, कंगारू ये मैमेलिया वर्ग में आते हैं। एबीज पक्षी वर्ग जिसमें पक्षियों में अग्रपात, पंखों में परिवर्तन, कंकाल, हल्का, मुख के ऊपर चोंच पाई जाती है, जैसे कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा आदि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? यह है कपोत। क्या करता है? कपोत। यानी कबूतर होता है, इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। कबूतरों की गर्दन में थैली जैसी बनावट होती है जिसमें तरल पदार्थ निकलता है, जिससे क्रॉप मिल्क कहते हैं दोस्तों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच दैट इज कॉल्ड शुतुरमुर्ग है। इसके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। शुतुरमुर्ग अफ्रीका का मूल पक्षी है। कहाँ का? अफ्रीका। पहले मध्य पूर्व का था। इसका जो वंश है वो है स्ट्रूथियो। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, चिंपैंजी। मनुष्य और चिंपैंजी का विकास एक समान पूर्वज से हुआ। मानव तथा चिंपैंजी डीएनए में बहुत साम्यता रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इनमें से चिंपैंजी का रक्त मनुष्य के रक्त से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखता है। ठीक। किसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों? यह बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है। बैक्टीरिया जीवाणु एक कोश के जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इसकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार होती है। यह अकेंद्रक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। यह एक प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या है। यह 3। स्तनधारियों के कान में टेम्पोरल हड्डी के अस्माक भाग के अंदर स्थित मध्य कर्णगुहा में बहुत छोटी छोटी 3 जोड़ी अस्थियां मैलियस, इनकस तथा स्टेपीज होती हैं। यह अस्थिकाएँ एक दूसरे के साथ तथा अंडाकार गवाक्ष पर गुहा की मध्यवर्ती भित्ति से जुड़कर गतिशील संधियां बनाती हैं तथा कर्ण पटी कला से अंतर कर्ण की ध्वनि तरंगें पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? ये दोस्तों जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अनियत तापी, यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अनियत तापी या शीत रक्ती प्राणियों के शरीर के अंदरूनी तापमान और ऊष्मीता से संबंधित लक्षण के समूह के लिए एक सामान्य नाम है। यह प्राणी वातावरण के अनुरूप अपना शारीरिक ताप अपनी ऊष्मीता जरूरत पड़ने पर बदलता रहता है, उसे कहते हैं अनियत तापी, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? देखो स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ पूर्णतः परजीवी है, पैरासाइट है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ जगत का परजीवी है और मैस्टिगोफोरा यूग्लिना वर्ग में पाया जाता है, जबकि सारकोडेना अमीबा वर्ग से संबंधित है। जूलॉजी का क्वेश्चन है। सीलिया यानी कि यह छिमाबिका नहीं पाया जाता। ये ऑर्थोपोडा में नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है। बुक लंग्स यानी फेफड़ा पाया जाता है बिच्छू में। जो बुक लंग्स है वो कहाँ पाया जाता है? बिच्छू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बुक लंग्स ये पढ़ सकते हैं, ऊपर है। फेफड़े एक प्रकार का श्वसनांग है जो वायुमंडलीय गैस का आदान प्रदान करते हैं, जो कई अर्किनाइड जैसे बिच्छू और मकड़ियों में पाया जाता है। बिच्छू में 4 बुक लंग्स उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? यह मक्खी। मक्खी सामान्यतः पूरे विश्व में पाई जाती है। जहाँ पर मनुष्य का वास स्थान होता है उसके आसपास गंदी जगहों पर मक्खी पाई जाती है। मक्खी कई प्रकार के रोगों को फैलाती है। यह सड़े गले तथा वाहित मल पर निवास करती है। गंदी बग एक कीट है धान की, ये इंपॉर्टेंट है। जो गंदी बग धान की बालियों के बीच बीजों को रस चूसकर इन्हें नष्ट कर देती है। गंदी बग को लेप्टोकोरसा एक्वाटा कहा जाता है। जहरीली छिपकली है हेलोडर्मा। विश्व में केवल एक ही छिपकली जहरीली होती है जिसे हेलोडर्मा छिपकली कहते हैं। हेलोडर्मा को
गीला मॉन्स्टर भी कहते हैं। ड्रैको को उड़न छिपकली, जो ड्रैको है इसको उड़न छिपकली, हेमीडेक्टाइल्स को लार्ज छिपकली तथा कैलोटिस को बगीचा छिपकली कहते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? गीदड़ में, क्योंकि गीदड़ जो है इसमें केराटिन नामक प्रोटीन से नाखून बनते हैं, वो नहीं पाया जाता है। खुर पाए जाने वाले जंतु घोड़ा, गधा, ज़ेब्रा, जिराफ, गेंडा, दिरई घोड़ा, हिरन, बकरी हैं, जबकि गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते क्योंकि ये कैनाइन कुत्ते की प्रजाति का एक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है कॉकरोच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसे लाकुनर प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। अंतरांगों के चारों ओर सीलोम के स्थान पर रुधिर पात्रों का खुला परिसंचरण तंत्र हीमोसील नामक बड़ी गुहा में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए? 34। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन की जगह आता है टॉपिक 25, जैव विकास एवं आनुवंशिकी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, गार्डन पी के संदर्भ में, गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन में कौन वैज्ञानिक संबंधित थे? देखो, गार्डन पी की बात हो रही है, इसमें ग्रेगर मेंडल शामिल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई पादरी एवं वैज्ञानिक थे। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर मेंडल को। उन्होंने मटर के पौधे यानी कि गार्डन पी पर प्रयोग कर आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे दोस्तों। ठीक है। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार में परिवर्तन कहलाता है, उसे कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जीन जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा, थोड़ा पतला कर लेता हूँ इसको ना, बड़ा हो रहा है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य कंप्लीट करते हैं। जीन जो है क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचना है। ठीक है। जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? ये होती है 46। मानव क्रोमोसोम की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतानों को समजात गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। ठीक, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे होंगे। दोस्तों, उसका वाहक पुत्री हो सकती है और वर्णांध पुत्र भी। वर्णांधा यानी कि वर्णांधता से रिलेटेड है ही। व्यक्ति हरा एवं लाल रंग का नहीं पहचान पाता। उन्हें लाल और हरे में क्या है, लाल और हरे की पहचान नहीं होती है, लाल और हरे की क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि शंकु कोशिका हाई क्रोमेटिक हो जाती है। इस रोग के फैक्टर एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी एवं वाई गुणसूत्र पर अप्रभावी होते हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे मादा वाहक एवं रोगी दोनों हो सकती है, जबकि पुरुष सीधे क्या है, इसमें रोगी होते हैं। इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? ये बहुत सिंपल है, वाई क्रोमोसोम। पुरुष में लिंग वाई क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पिता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर, डायनासोर का सर्ववर्ण, डायनासोर का स्वर्ण युग था दोस्तों, इसे मीसोजोइक कहते थे। डायनासोर पृथ्वी से करीब 65 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए। मेसोजोइक युग 180 मिलियन साल तक चला और 3 अवधियों ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया। इन अवधियों में से प्रत्येक के कई युगों और उम्र में बांटा गया। मेसोजोइक का अर्थ है मध्य पशु और इसे सरीसृपों और डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? ये हुआ ट्रायसिक में। स्तनधारियों का उद्भव ट्रायसिक काल में हुआ। ठीक है। ट्रायसिक काल जो है वस्तुतः रेंगने वाले जीवों का युग माना जाता है। हालांकि निम्न कोटि के स्तनपायियों की उत्पत्ति इसी काल में हुई। जुरासिक काल सरीसृपों का काल कहा जाता है। इसी काल में डायनासोरों का उद्भव हुआ। क्रिटेशियस काल में कुछ स्तनधारियों और पक्षियों तथा फूल वाले पौधों का भी उद्भव हुआ। क्वेश्चन 8, जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक है। जीन के भीतर जो क्षार अनुक्रम है उसे म्यूटेशन कहते हैं। जीन बने होते हैं दोस्तों
पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन जो है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना ऐसा अनुक्रम है जिसमें निहित कूटबद्ध सूचनाओं से प्रोटीन की संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन आनुवंशिकता की आणविक इकाई है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कौन कौन सा पहले आया है दोस्तों? देखो, सबसे पहले आए कवच वाले जीव, उसके बाद आए पहला कीट, उसके बाद आया पहला सरीसृप, फिर आए स्तनधारी। ठीक, सो कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप और पहला स्तनधारी। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए की द्विकंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई? ये दोस्तों वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की द्विकंडलीय संरचना को प्रतिपादित किया, जिसके लिए उसे 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। क्या है? 12 में 12 का ऑप्शन देखिए। 12 का है आपका ए, सांपों में किया जाता है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, वर्ष 1809 में लैमार्क की पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिकल में उसके सिद्धांत का प्रकाशन किया, जिसे लैमार्कवाद की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उसके अंगों के सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई गई। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जैसे अंगों का उपयोग का अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यह है हरित नील शैवाल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव है हरित नील शैवाल। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इसका उद्भव सबसे पहले हुआ जब नील हरित शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किया। उसके तत्पश्चात अन्य जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गॉर्डन पी मटर। क्या था? गार्डन पी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा गार्डन पी मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। इस संबंध में उन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का प्रतिपादन किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायनासोर रहे मीसोजोइक युग में। डायनासोर की उत्पत्ति मीसोजोइक एरा यानी कि सरीसृप युग के जुरासिक कल्प से हुआ। मीसोजोइक महाकल्प का विभाजन ट्राइसिक, जुरासिक तथा क्रेटेशियस कल्प में हुआ दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादन किया डार्विन ने। जीवों के विकास के संबंध में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीवों का जो प्राकृतिक चयन है उसका सिद्धांत प्रतिपादन किया इंग्लैंड के जैव विकासविद चार्ल्स डार्विन ने। इस सिद्धांत का जो है विवरण दिया कि पुस्तक उनकी थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ लोगों में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है या मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित रहता है, अर्थात ये मोनोसोमिक
44+ होते हैं, 44+X होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ सूची 1 से सूची 2। डार्विन ने दिया प्राकृतिक वर्ण, लैमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, ह्यूगो डे व्रीज उत्परिवर्तन, ओपेरेन जीवन की उत्पत्ति। ठीक दोस्तों, मैचिंग में हो गया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन। आर्कियन युग के प्रारंभ तक पृथ्वी पर्याप्त रूप से ठंडी हो चुकी थी। आर्कियन युग के प्रारंभ तक आर्कियन के वातावरण जिसमें ऑक्सीजन तथा ओजोन परत मौजूद नहीं थी, उसके कारण वर्तमान जीव जंतुओं में से अधिकांश का अस्तित्व संभव नहीं था। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि आर्कियन युग के प्रारंभिक काल में ही प्राथमिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था कैसा? अपचायक। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर अपचायक वातावरण था क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। केवल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन उपस्थित थे। निम्न शर्करा में से कौन न्यूक्लिक अम्ल RNA DNA का एक घटक है? वह है राइबोज। क्या है? राइबोज दोस्तों। DNA में 2 डीऑक्सीराइबोज तथा RNA में राइबोज नामक 5 कार्बन शर्करा पाई जाती है। ध्यातव्य है कि DNA एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक, तो देखो यहाँ तक हो गया दोस्तों 30 मिनट का ये मेरे हिसाब से वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कोशिका, ऊतक एवं अंग यानी कि सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर भी है। इसको मिस मत कीजिएगा, बराबर आप देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा क्योंकि आप मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, कोशिका, ऊतक एवं अंग। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। देखते रहिए, बने रहिए और देखते रहिएगा दोस्तों। प्यार थोड़ा दिखाइए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कीजिएगा यार, जो आप नहीं करते हैं। इतना तो हक है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग।